Now see this question. In a group of 50 students, the number of students studying French, English, Sanskrit were found to be as follows. French 17, English 13, Sanskrit 15, French and English 9, English and Sanskrit 4, French and Sanskrit 5, English, French and Sanskrit 3. Find the number of students who study French only, English only, संस्कृत ओनली, ठीक है, वट एवर. सो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करके ये लिखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है. तो यहाँ पे इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, यानी एक 50 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, राइट. तो जो 50 स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसमें से कुछ स्टूडेंट some students, the number of students studying French, English and Sanskrit, यानी 50 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और उसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो है ये फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी करते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स रिमेनिंग जो है वह संस्कृत लैंग्वेज स्टडी करते हैं. उसका जो डेटा है वो इस तरह से यहाँ पे दिया है. तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है या 3 ऑब्जेक्ट्स है या 3 मेंबर्स है, फ्रेंच, इंग्लिश एंड संस्कृत. तो सबसे पहले इन तीनों एलिमेंट्स के लिए, यानी फ्रेंच, इंग्लिश और संस्कृत, इन तीनों एलिमेंट्स के लिए एक सेट्स अपन सपोज करते हैं, ABC लेते हैं. लेट ए बी द व्हाट, ए बी द सेट, है ना, ए बी द सेट which represents the number of students who they study French only. ठीक है, यानी यहाँ पे 3 सेट्स लेते हैं ABC, या ABC be the sets they represent the number of students who they study the what French, English and Sanskrit respectively. तो यहाँ पे अपन सेट A लेते हैं, किसके लिए, फ्रेंच के लिए, ठीक है. सेकेंड अपन सेट B लेते हैं इंग्लिश के लिए, और सेट्स जो C है वो लेते हैं अपन संस्कृत के लिए, इस तरह से. यानी यहाँ पे आपको 3 सेट्स लेना है. यानी सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में, यानी जनरली इस टाइप के क्वेश्चन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में JEE में आते हैं, इसीलिए इस टाइप के प्रॉब्लम की एक प्रैक्टिस करो और साथ में जो फार्मूले मैंने आपको लिख के दिया है उस फार्मूले को लर्न करो, क्योंकि विदाउट फार्मूले इस टाइप के प्रॉब्लम जो है अपन सॉल्व नहीं कर सकते. सेकेंड थिंग, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि डिफरेंस ऑफ सेट्स वगैरह, ठीक है, इंटरसेक्शन, यूनियन. सो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है. सो 3 एलिमेंट्स के लिए मैं 3 सेट लेता हूँ. सेट ए रिप्रेजेंट द नंबर, यानी सेट या सेट्स ABC दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु दे स्टडी द व्हाट फ्रेंच, इंग्लिश एंड संस्कृत लैंग्वेज रिस्पेक्टिवली. उसके बाद जो डेटा दिया है वो लिखेंगे. N of A is equal to 17, N of B is equal to 13, N of C is equal to 15. फ्रेंच एंड इंग्लिश, तो फ्रेंच के लिए अपन A लिए और इंग्लिश के लिए B लिए. देखो और एक चीज़, एंड के लिए इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करना. इंटरसेक्शन का मतलब एंड या इनटू होता है, और यूनियन का मतलब प्लस या और या इधर और होता है. तो एंड के लिए, नाइदर नॉर के लिए, बट के लिए इंटरसेक्शन का रेफर करना, ऐसे कुछ वर्ड्स याद रखो, ठीक है. तो यहाँ पे मैं एक नोट लिख के देता हूँ कि एंड के लिए, नाइदर नॉर के लिए और बट के लिए आप किस सिंबल का यूज़ करोगे, इंटरसेक्शन का. देन और के लिए या इधर और के लिए किसका यूज़ करोगे, या एटलीस्ट के लिए, एटलीस्ट अगर लिखा हो तो उसके लिए किसका यूज़ करोगे, यूनियन का. तो ये वर्ड, कुछ वर्ड्स याद रखो. एंड नाइदर नॉर बट, यानी जिस क्लॉज का, जिस कंजंक्शन का सेंस एंड से होता है, ठीक है, या एंड जैसा होता है, यानी जिस क्लॉज या कंजंक्शन का सेंस एंड जैसा होता है या एंड जैसा अगर लगता हो, तो वहाँ पे ये इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ करना. इंटरसेक्शन का मतलब होता है इनटू, और या इधर और या एटलीस्ट के लिए यूनियन का रेफर करना. यूनियन का मतलब होता है प्लस. तो ये भी कुछ चीज़ें याद रखो हिंट के तौर पे. अब यहाँ पे लिखा है फ्रेंच एंड इंग्लिश,
तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 9। देन इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत मतलब n ऑफ b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू व्हाट 4। उसके बाद फ्रेंच एंड संस्कृत, फ्रेंच एंड संस्कृत एंड n ऑफ a इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू फ्रेंच एंड संस्कृत, फ्रेंच एंड संस्कृत a n of a intersection c is equal to what 5। then English, French and Sanskrit and n of a intersection b intersection c is equal to 3। यहाँ पे देखो ठीक है और सेकेंड थिंग कॉमा वगैरह आता है, कॉमा, कॉमा के लिए भी अपन ठीक है यहाँ पे एंड का इस्तेमाल करना है इसमें, कॉमा ये भी याद रखना। तो यहाँ पे देखो फ्रेंच एंड इंग्लिश है, तो इंग्लिश एंड के लिए मैंने क्या बोला इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से ये गिवन डेटा है। अब गिवन डेटा लिखने के बाद यहाँ पे क्या पूछा है उस सवाल को पढ़ना है। फ्रेंच ओनली, तो मैंने बताया कुछ मैंने वर्ड्स याद रखने के लिए बोला है। एग्जैक्टली, ओनली, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये वर्ड्स याद रखो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो फ्रेंच ओनली का मतलब क्या है कि आपके पास 3 लैंग्वेजेस है, फ्रेंच, इंग्लिश और संस्कृत। इन 3 लैंग्वेज में से ओनली फ्रेंच बोलने वाले स्टूडेंट्स ही अपने को यहाँ पे कैलकुलेट या डिटरमाइन करना है। फ्रेंच ओनली का मतलब फ्रेंच ओनली या एग्जैक्टली फ्रेंच, तो फ्रेंच ओनली या एग्जैक्टली फ्रेंच का मतलब ये होता है कि आपके पास 3 लैंग्वेजेस है। सो उन 3 लैंग्वेजेस में से ओनली फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले ही स्टूडेंट्स निकालना है, बाकी को इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, देखो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे ए का मतलब क्या है कि फ्रेंच स्टडी करने वाले, फ्रेंच स्टडी करने वाले। ए का कॉम्प्लीमेंट इवेंट ए डैश होता है, तो ये जो सेट है ए, ये सेट ए अगर फ्रेंच स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स को डिनोट करता है। एंड दिस एट एंड यू नो दिस सेट्स ए बी सी दे रिप्रेजेंट the number of students who they study who they study the what French, English and Sanskrit। अगर A फ्रेंच को स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स को डिनोट या रिप्रेजेंट करता है, तो A का जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा या जो इवेंट होगा A डैश, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु दे डू नॉट स्टडी दी व्हाट फ्रेंच लैंग्वेज, who they do not study the what French language, ठीक है। तो A और A dash एंड ए गिवन सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट, दोनों का जो मीनिंग होता है वो ऑलवेज एक अपोजिट सेंस होता है। यानी सेट ए अगर पास को डिनोट करता है तो A डैश फेल को डिनोट करेगा, यानी ए अगर राइट को डिनोट करता है तो A डैश लेफ्ट को डिनोट करेगा। यानी A और A डैश ऑलवेज दे डिनोट या रिप्रेजेंट द व्हाट अपोजिट सेंस। एंड गिवन सेट और गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज दे रिप्रेजेंट द अपोजिट सेंस। एंड ए अगर फ्रेंच स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स को डिनोट करता है तो ए डैश, बी डैश, सी डैश दे रिप्रेजेंट द व्हाट ए डैश, बी डैश एंड सी डैश, you know they represent the what number of students who they do not study the what French, English and Sanskrit, ओके रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखो कि ये जो गिवन सेट्स है ए बी सी, ये स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स को अगर डिनोट करता है तो उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है ए डैश, बी डैश, ये स्टडी न करने वाले स्टूडेंट्स को डिनोट करेगा, राइट। चलो अभी क्या लिखा है, फ्रेंच ओनली, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, इस तरह से लिखना। तो इसका मतलब क्या है, ए किसको डिनोट करता है, फ्रेंच लैंग्वेज को, और बी डैश और सी डैश, ए क्या डिनोट करता है, फ्रेंच लैंग्वेज स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स, और बी डैश और सी डैश किसको डिनोट करता है, इंग्लिश और संस्कृत स्टडी न करने वाले स्टूडेंट्स। एंड इसका मतलब यह है
कि ओनली फ्रेंच स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स ही आपको निकालना है। एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, एंड इसका मतलब यह है कि ओनली फ्रेंच लैंग्वेज ही स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। यानी इंग्लिश लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज स्टडी न करने वाले स्टूडेंट्स को कैलकुलेट नहीं करना है। और इसका मतलब या फिर अगर अपन सेट्स के लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो ऐसे बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी एंड सी, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। यानी सेट्स के लैंग्वेज में, सेट के लैंग्वेज में अगर बोला जाए, यानी इस स्टेटमेंट का जो मीनिंग होता है, वर्बल मीनिंग, ये अगर सेट के लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो यूं कहो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी एंड सी, and a number of students who they study only French language but not study the Sanskrit and English language। अब इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो मैंने आपको एक एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी थ्योरी में मैंने आपको एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश का एक पॉइंट लिख के दिया है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश का क्या पॉइंट लिख के दिया है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन एन ऑफ ए माइनस, क्या लिखेंगे, एन ऑफ, पहले यहां पे अपन ऐसा करते हैं, पहले यहां पे इतने पार्ट के ऊपर अपन डी मॉर्गन्स लॉ यूज करते हैं, ठीक है। अब इतने पार्ट के ऊपर, अगर इतने पार्ट के ऊपर डी मॉर्गन्स लॉ यूज करना है तो ये डैश को कॉमन निकाल दो, तो ये सिंबल चेंज होता है, इंटरसेक्शन का यूनियन होगा, ठीक है। यहाँ पे ओनली इतने पार्ट के ऊपर क्या अप्लाई करना है, डी मॉर्गन्स लॉ। अगर अपन इतने पार्ट के ऊपर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं तो ये डैश जब कॉमन निकालेंगे तो ये इंटरसेक्शन का यूनियन होगा। उसके बाद कैसे लिखना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का होल डैश। अब इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, अभी देखो यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। और इसको कैसे लिखते हैं, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये मैंने आपको थियरी में मैंने बताया था, ठीक है। एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश या एन ऑफ ए माइनस बी, तो एन ऑफ ए माइनस बी या एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको अगर अपन थोड़ी देर के लिए अगर बी पकड़ लिए तो क्या होगा, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इस तरह से। अब यहां पे देखो ब्रैकेट के बाहर इंटरसेक्शन है तो ब्रैकेट के अंदर यूनियन है। अब ब्रैकेट के बाहर इंटरसेक्शन, ब्रैकेट के अंदर यूनियन, तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है। अरे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डिफाइन करने के लिए 3 सेट और 2 डिफरेंट सिंबल चाहिए। तो यहाँ पे 3 सेट है और 2 डिफरेंट सिंबल है। ब्रैकेट के बाहर इंटरसेक्शन तो ब्रैकेट के अंदर यूनियन, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा। तो इस तरह से अगर 3 सेट्स हो और 2 डिफरेंट सिंबल हो तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ब्रैकेट के बाहर ये यूनियन लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन सी, यानी ये जो है ए इंटरसेक्शन, ये ए इंटरसेक्शन इन दोनों को अटैच करना, एक ब्रैकेट में बी को अटैच करना तो दूसरे ब्रैकेट में सी को अटैच करना और इन 2 ब्रैकेट के बीच में यूनियन लिखना, ठीक है। देन एन ऑफ ए माइनस, अभी यहां पे अपन यूनियन मतलब एडिशन थ्योरम, 2 सेट्स का एडिशन थ्योरम, एन ऑफ ए यूनियन बी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे अपन इसको अगर अपन ने मान के चलो थोड़ी देर के लिए x ले लिए और इसको अगर अपन y ले लिए तो x यूनियन y एंड एन ऑफ x एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन b, ठीक है, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन c माइनस, ठीक है, एन ऑफ x प्लस एन ऑफ y माइनस एन ऑफ x इंटरसेक्शन y एंड एन ऑफ x इंटरसेक्शन y मतलब एन ऑफ a इंटरसेक्शन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो आप।
अभी यहाँ पे आपको सब कुछ पता है, अभी इसके आगे इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स कंटेंट है और इन चारों टर्म्स का वैल्यूज आपको पता है। एन ऑफ ए कितना है 17, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 9, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 5 और एन ऑफ ये वाला कितना है आपका 3, कितना आता है इसमें 9 + 5 14, 14 - 3 11, ठीक है 17 - 11 कितना होता है ये 6, ठीक है। तो ये आता है 6। तो इस तरह से बाकी के जो है अभी मैंने फ्रेंच ओनली के लिए निकाला है ये। अगर आपको इंग्लिश ओनली, संस्कृत ओनली, ये इसी तरह से आपको डिटरमाइन करना है। अब मान के चलो अगर आपको फ्रेंच ओनली, इंग्लिश ओनली, इंग्लिश ओनली का मतलब इंग्लिश बोलने वाले बट फ्रेंच और संस्कृत न बोलने वाले, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू, इंग्लिश के लिए क्या लिया अपन ने ई, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बी बट नॉट ए टू एन, बट नॉट ए एंड सी, ठीक है। तो किस तरह से लेंगे अपन, एन ऑफ, पहले अपन ने फ्रेंच के लिए क्या है ए, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है। अब देखो इंटरसेक्शन में आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश, इस तरह से भी लिख सकते हो। अब इसके इसी तरह से इसको प्रोसीड करना और इसको आगे कैलकुलेट करना है। थर्ड पॉइंट है आपका संस्कृत ओनली, एंड ओनली संस्कृत बोलने वाले, मतलब इंग्लिश, फ्रेंच और इंग्लिश न बोलने वाले, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सी बट नॉट बिलोंग्स टू ए एंड बी, एंड इसको लिखेंगे अपन एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट, मतलब इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। सेम तरीके से इसको और इसको, पहले ये जो है पहले आपको इसको ए डैश और सी डैश राइट देम टुगेदर, तो ए डैश और सी डैश को एक साथ लिखो, ठीक है, और फिर यूनियन इंटरसेक्शन बी। तो पहले इंटरसेक्शन बी मतलब बी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन बी, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और सेम तरीके से इन दोनों को क्या करना है, मतलब यही कॉन्सेप्ट यूज करके इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। अब देखो इसी क्वेश्चन को यहाँ पे आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन डेटा क्या है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 17, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 13, एन ऑफ सी इज इक्वल टू 15, एन ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 9, इंग्लिश एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्ट बी है ना, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 4, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 3। अब देखो इस क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, एंड इंग्लिश और संस्कृत बोलने वाले बट फ्रेंच न बोलने वाले, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे आर बिलोंग्स टू व्हाट बी एंड सी बट नॉट बिलोंग्स टू ए, एंड इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, इसका अगर वर्बल मीनिंग इंग्लिश में अगर अपना सेट्स के लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे आर बिलोंग्स टू बी एंड सी बट नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो बट नॉट ए के लिए देखो यहाँ पे ए डैश का मतलब क्या होता है, नॉट ए, बी डैश का मतलब क्या होता है, नॉट बी, ऐसा भी सेंस पकड़ते हैं, सी डैश का मतलब क्या होता है, नॉट सी, तो ऐसा भी सेंस पकड़ते हैं, ठीक है। ए डैश का मतलब नॉट ए, बी डैश का मतलब नॉट बी, सी डैश का मतलब नॉट सी, या फिर ए गिवन सेट और गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट, दोनों का मीनिंग ऑलवेज एक अपोजिट होता है, यानी ए अगर पास को रिप्रेजेंट करता है तो ए डैश फेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस तरह से। चलो कम टू पॉइंट। तो क्या है फ्रेंच एंड संस्कृत, तो फ्रेंच के लिए क्या लिए अपन ने ए, और संस्कृत के लिए क्या लिए अपन ने
इसके लिए अपन लिए ए, इसके लिए बी और इसके लिए अपन ने सी, राइट। तो फ्रेंच के लिए ए और डायरेक्ट उसका संस्कृत है तो इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपका इंटरसेक्शन बी डैश। नॉट इंग्लिश, तो नॉट इंग्लिश का मतलब क्या है, इंग्लिश के लिए क्या लिए, ठीक है, नॉट इंग्लिश, तो बी डैश का मतलब नॉट बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी डैश। तो इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश और संस्कृत बोलने वाले, इंग्लिश और संस्कृत बोलने वाले बट नॉट अ फ्रेंच, बट फ्रेंच न बोलने वाले, मतलब फ्रेंच न, सॉरी इसमें आई थिंक इंग्लिश और, यहाँ पे गलत हो गया, इंग्लिश के लिए क्या है, बी है, ठीक है, और यहाँ पे ए डैश चाहिए, ऐसा चाहिए। तो इंग्लिश और संस्कृत बोलने वाले यानी बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन नॉट फ्रेंच यानी ए डैश, ठीक है। यहाँ पे बीच में एंड है तो एंड का मतलब, नॉट का मतलब इंटरसेक्शन पकड़ते हैं, ये मैं लिख के दिया है। एंड, नाइदर, नॉर, बट या कॉमा, इसका सेंस क्या पकड़ना, इंटरसेक्शन पकड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे एंड लिखा है, बट लिखा है, तो एंड और बट का सेंस क्या, इंटरसेक्शन, तो बीच में लिखना है इंटरसेक्शन, राइट। अब इसको इस तरह से लिखो, एन ऑफ, अब इसको इस तरह से लिखो, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एक ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर लिखते इंटरसेक्शन ए डैश। अब देखो इसको अगर अपन ने एक्स पकड़े और इसको अगर अपन ने वाई, ये इसको कंप्लीट टर्म को यहाँ पे जस्ट वेट, तो यहाँ पे अपन ने कंप्लीट टर्म को एक्स पकड़े तो एक्स इंटरसेक्शन ए डैश, तो एक्स इंटरसेक्शन ए डैश को कैसे लिखेंगे अपन लिखेंगे एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। यानी ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं एन ऑफ ए, एंड जिसको डैश अटैच नहीं है वो पहले एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये काफी प्रॉब्लम में ये स्टेटमेंट यूज होता है, तो जिसको डैश अटैच नहीं है बी इंटरसेक्शन सी, ये पहले लिखेंगे एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। यहाँ पे डैश अटैच नहीं करना क्योंकि जो भी करना अकॉर्डिंग टू इस स्टेटमेंट के अनुसार करना है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी 4, और ये कितना है आपका, ये आपका 3, ठीक है। इंटरसेक्शन में और यूनियन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी या बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, तीनों का मीनिंग एक ही होता है, यानी यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों में आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। कितना था आंसर 1। बाकी के लिए वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रेंच एंड संस्कृत, यानी फ्रेंच और संस्कृत बोलने वाले, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, संस्कृत के लिए क्या लिया अपन ने, सी इंटरसेक्शन बट नॉट इंग्लिश, यानी बी डैश। सेम तरीके से इसको प्रोसीड करना। देन है आपका, इसमें क्या है कि फ्रेंच एंड इंग्लिश बोलने वाले, तो एन ऑफ ए, इंग्लिश के लिए क्या लिया अपन ने, इंग्लिश के लिए लिया अपन ने बी इंटरसेक्शन बी बट इंटरसेक्शन सी डैश, यानी फ्रेंच और इंग्लिश बोलने वाले बट नॉट संस्कृत, एंड संस्कृत न बोलने वाले, ठीक है। तो इन दोनों को जो सिंप्लीफाई करना है वो इसी वे से सिंप्लीफाई करना है, सेम तरीके से, और सिंप्लीफाई करके फाइनली इनका वैल्यूज पुट करना है। फिर लास्ट है आपका पॉइंट, कौन सा, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट के लिए, और के लिए, इधर और के लिए, इवन एटलीस्ट के लिए किसका इस्तेमाल करना है, यूनियन का तो एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस। तो मैंने बताया कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि वहाँ से, यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 1 लिखा है, तो एटलीस्ट 1 का मतलब 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है, क्योंकि एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस। तो एटलीस्ट का मतलब वहाँ से, एटलीस्ट 1 का मतलब 1 से स्टार्ट करके 3 तक जाना है। तो इसका मतलब यह है कि अपने पास 3 लैंग्वेजेस है, सो 3 लैंग्वेजेस में से कम 1 लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज या तीनों लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं ये। तो एटलीस्ट के लिए ऑलवेज आपको यूनियन का रेफर करना है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये है 3 स्टेट का एडिशन थ्योरम, 2 सेट का एडिशन थ्योरम, 3 सेट्स का एडिशन थ्योरम, और ये भी मैंने आपको लिख के दिया है इसका एक्सपेंशन, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी
प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरह से। बाद में लिखा है नन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस। तो नन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस का मीनिंग ये होता है कि आपके पास तीन लैंग्वेजेस है, तीन लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज न बोलने वाले लोग, ठीक है। तो देखो तीनों लैंग्वेजेस बोलने वाले स्टूडेंट्स, यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है? तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब होता है कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले या फिर इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले या फिर संस्कृत लैंग्वेज बोलने वाले या फिर तीनों लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग या स्टूडेंट्स, राइट। और यहाँ पे लिखा है नन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस। नन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस इट मीन्स तीनों लैंग्वेजेस न बोलने वाले। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, उन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में से, उन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से ऐसे स्टूडेंट माइनस करो जो तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु दे नोन अबाउट थ्री लैंग्वेजेस फ्रेंच, इंग्लिश एंड संस्कृत। यानी यहाँ पे अपने को वह स्टूडेंट्स माइनस करना है जो तीनों लैंग्वेजेस जानते हैं, किसमें से? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से। तो व्हाट विल गेट? वी विल गेट द नन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस and we will get only such students who they unknown about those three languages French, English and संस्कृत, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए अगर अपने को वैल्यू निकालना है तो इस तरह से निकालेंगे। इसको अगर लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। जैसा अपन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखे थे कि एन ऑफ ए डैश इज इक्वल टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए, ये देखे थे अपन ने, ठीक है। तो एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ये क्या है? यह है तीनों लैंग्वेजेस समझने वाले स्टूडेंट्स। ये जो चीज़ है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या इंडिकेट करता है? तो ये क्या इंडिकेट करता है कि तीनों लैंग्वेजेस समझने वाले स्टूडेंट्स। तो ये तीनों लैंग्वेजेस समझने वाले स्टूडेंट्स किसमें से माइनस करना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से। एंड सब्ट्रैक्ट ओनली दोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु दे नोन अबाउट द थ्री लैंग्वेजेस, who they known about the what? Three languages, or who they known the three languages French, English and Sanskrit. From where? From the total number of students. So what we'll get? We will get only such students who they unknown about the what? Those three languages French, English and Sanskrit. Okay, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपन यूज करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। एन ऑफ यू कितना है आपका? 50, और ये यहाँ से आपको मिलेगा। तो यहाँ से जो मिलेगा वो यहाँ पे पुट करके आंसर निकलेगा। नाउ सी दिस क्वेश्चन। Before we have seen such type of questions, but इसके पहले जो अपन ने इस टाइप का क्वेश्चन किए थे उसमें अपन ने एक जस्ट लाइक एडिशन थ्योरम या फिर कुछ जो फार्मूले लिख के दिया है मैंने, ठीक है, उन फार्मूले का अपन यूज़ किए थे, वेन डायग्राम का यूज़ नहीं किए थे। अभी क्या करते हैं कि इसी प्रॉब्लम को फार्मूले का यूज़ न करते हुए यानी यूनियन, इंटरसेक्शंस, जो भी डिफरेंस ऑफ सेट्स वगैरह जो भी है वो फार्मूले का यूज़ न करते हुए अपन वेन डायग्राम से या वेन डायग्राम का यूज़ करके इसको किस तरह से या इस टाइप के प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है। सो इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 15 had taken mathematics, 12 had taken physics, 11 had taken chemistry, 5 had taken maths and chemistry, 9 had taken maths and physics, 4 had taken physics and chemistry, 3 had taken all the 3 subjects. Find the number of students who had taken only chemistry, only physics, only maths वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब यहाँ पे अगर 3 सब्जेक्ट है तो इसका मतलब 3 एलिमेंट्स है।
तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स के लिए या 3 सब्जेक्ट के लिए अपन 3 डिफरेंट सेट सपोज करेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखो सेट ए जो है ये एक मैथ्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी जो भी यानी 25 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और इस 25 स्टूडेंट्स के ग्रुप में से कुछ स्टूडेंट मैथमेटिक्स लेते हैं एंड ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथमेटिक्स। ए बी द व्हाट सेट ऑफ, या ये जो ए है, ए इज द सेट which represent the what students who they taken mathematics, ठीक है। सो यहाँ पे ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन मैथमेटिक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन इस तरह से कि दिस इज द ए बी द व्हाट set of students who had taken maths, okay, then B be the set who had taken physics and C be the set who had taken chemistry। तो इस तरह से अपने पास यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है। सो 3 सब्जेक्ट इन द सेंस 3 एलिमेंट्स, और इन तीनों एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट सेट्स लिया है ए बी सी। सेट ए रिप्रेजेंट मैथमेटिक्स, सेट बी रिप्रेजेंट फिजिक्स, whereas सेट सी रिप्रेजेंट केमिस्ट्री इन दिस वे। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेन डायग्राम निकालता हूँ और इस प्रॉब्लम को एक वेन डायग्राम का यूज़ करके अपन सॉल्व करते हैं। इसके पहले अपन ने इसी टाइप का जो क्वेश्चन किए थे वो फार्मूले का यूज़ करके सॉल्व किए थे। अब यहाँ पे वेन डायग्राम से करते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे इस तरह से एक स्क्वायर है। स्क्वायर बोले तो एक आपका यूनिवर्सल सेट है, यानी ये जो आपका यूनिवर्सल सेट है दिस रिप्रेजेंट द व्हाट ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट्स। And a universal set is the basic set which has divided into number of subsets, and you know the collection of subsets called as the power set, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे universal set is the basic set which has divided into number of subsets। तो यहाँ पे ये जो आपका universal set है this denotes the group of 25 students, right। यूनिवर्सल सेट डिनोट्स द व्हाट ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं इस तरह से 3 सर्कल लेता हूँ, ये पहला सर्कल, दूसरा सर्कल और ये तीसरा सर्कल। पहला जो सर्कल है ये सेट ए है, ये बी है और ये आपका सी है। ए बोले तो आपका मैथ्स हो गया, ये आपका फिजिक्स हो गया और ये आपका केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपन ऐसा भी ले सकते थे, यहाँ पे मैथ्स के लिए अपन चलो यहाँ पे ऐसा करते हैं एम लेते हैं और फिजिक्स के लिए अपन पी ले लेते हैं और केमिस्ट्री के लिए सी, ठीक है। यहाँ पे मैथ्स के लिए एम लेते हैं और फिजिक्स के लिए अपन लेते हैं पी और केमिस्ट्री के लिए सी। अब देखो यहाँ पे ए बी सी चलो ध्यान दो, ए बी सी जी एफ, यहाँ पे लेते डी, यहाँ पे लेते अपन ई, ओके, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे
क्या लिखा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स। अब 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स के अपने m लिए, सो n ऑफ m इज इक्वल टू 15, n ऑफ m। तो n ऑफ m इज इक्वल टू 15, इट मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो ये जो आपका सर्कल है, ये वाला सर्कल, ये सर्कल किसको डिनोट करता है? m को। तो इस सर्कल के अंडर में कौन से लेटर आते हैं? a, g, f, e। यहाँ पे लिखेंगे a प्लस g प्लस f प्लस e इज इक्वल टू 15, राइट। तो ये जो है तो यहाँ पे ये जो सर्कल है, इस सर्कल के अंडर में, मतलब ये जो पहला सर्कल है जो कि m को रिप्रेजेंट करता है या डिनोट करता है, इस सर्कल के अंडर में 4 लेटर आते हैं, 1 2 3 4, a प्लस g प्लस f प्लस e इज इक्वल टू 15। बाद में p, तो यहाँ पे लिखा है कि 12 हैड टेकन फिजिक्स, 12 हैड टेकन फिजिक्स। अब इस अनादर सर्कल के अंडर में, ये जो अनादर सर्कल है, ये वाला सर्कल, ये P को डिनोट करता है, P स्टैंड्स फॉर फिजिक्स। तो इस सर्कल के अंडर में भी 4 लेटर आते हैं, B, G, F, D। तो यहाँ पे लिखेंगे B, G, F, D इज इक्वल टू 12। उसके बाद लिखा है यहाँ पे 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 11 हैड टेकन केमिस्ट्री। तो ये जो आपका तीसरा सर्कल है जो कि C को डिनोट करता है, C स्टैंड्स फॉर केमिस्ट्री, इस थर्ड सर्कल के अंडर में भी 4 लेटर आते हैं, E, F, D, C। तो यहाँ पे लिखेंगे E प्लस F प्लस D प्लस C इज इक्वल टू कितना है? 11। E प्लस F प्लस D प्लस C। ओके, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री। मैंने कल बताया था कि एंड के लिए, देखो एंड के लिए, नाइदर नॉर के लिए, कॉमा के लिए, बट के लिए इंटरसेक्शन का यूज़ करना है। इधर और के लिए आपको यूनियन का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तो मैथ्स के लिए अपन एम ही लिए, केमिस्ट्री के लिए सी। तो यहाँ पे लिखेंगे एन ऑफ एम यूनियन सी, एन ऑफ एम यूनियन सी इज इक्वल टू 5। अब देखो एम और सी में कॉमन लेटर देखो, तो एम और सी मतलब कॉमन लेटर मतलब एम और सी, इन दोनों सर्कल में एक साथ कितने लेटर आते हैं। तो इन देखो सर्कल एम और सर्कल सी में ई आता है, ई जो है वो एम में आता है, सी में भी आता है। एफ जो है वो एम में आता है, सी में भी आता है। जी जो है वो एम में आता है लेकिन सी में नहीं आता। डी जो है वो सी में आता है लेकिन एम में नहीं आता। तो एम और सी में 2 ही लेटर आते हैं, वो आते हैं ई और एफ। तो यहाँ पे लिखेंगे ई प्लस एफ इज इक्वल टू 5। 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स। यहाँ पे लिखेंगे एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू 9। अब एम और पी में कॉमन लेटर देखो, तो एम और पी इन दोनों सर्कल में कॉमन, मतलब ऐसे लेटर देखना है जो इन दोनों सर्कल में आते हो। जी जो है वो एम में आता है पी में भी आता है। एफ जो है वो एम में आता है और इसमें पी में भी आता है, मतलब जी और एफ, ठीक है। कौन से लेटर आते हैं? जी इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। एफ जो है ये एफ एम में आता है और साथ में ये वाले सर्कल पी में भी आता है, ठीक है। जी प्लस एफ, जी प्लस एफ इज इक्वल टू 9। उसके बाद 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखो कॉमन लेटर क्या आते हैं, तो F जो है वो P में आता है और C में भी आता है। D जो है वो C में आता है और P में भी आता है, मतलब F और D, ठीक है। F और D कितना है फिजिक्स और केमिस्ट्री? 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री।
ठीक है, तो क्या आते हैं एफ और डी, एफ प्लस डी इज इक्वल टू 4। देन है ये हो गया, 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तो देखो 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स एंड एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसमें 3 had taken all the 3 subjects, 3 had taken all the 3 subjects, मतलब ऐसे अपने को लेटर देखना है जो तीनों सर्कल में आते हैं। तो तीनों सर्कल में एक ही लेटर आता है, वो है एफ। एफ जो है एम में आता है, सी में आता है और पी में भी आता है। यानी तीनों सर्कल में ऐसे कितने लेटर है जो आते हैं, तो वो एक ही है, वो है एफ। ठीक है, एम में आता है, सी में आता है और पी में भी आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे f इज इक्वल टू 3। ये 4th, 5th, 6th और ये 7th। ओके, अब सीधा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ओनली केमिस्ट्री। यानी ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जो ओनली केमिस्ट्री को, एक्चुअली ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ये जो अपने पास 6 इक्वेशंस है, सॉरी 7 इक्वेशंस मिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वी हैव द 7 इक्वेशंस। तो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस या बिफोर प्रोसीडिंग दिस क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो फ्रॉम दिस इक्वेशंस दैट वी हैव, इट मीन्स वन टाइप से डिटरमाइंड या टेकन आउट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ठीक है, या फॉर्म्ड फ्रॉम दिस क्वेश्चन, यू नो सॉल्व फॉर ए बी सी डी ई एफ जी, यानी पूरे 7 क्वेश्चंस सॉल्व करके इन सभी लेटर्स का, यानी ए बी सी डी डी एफ जी, इन सभी लेटर्स का अपने को वैल्यूज निकालना है और उसके बाद ही फिर अपन इन क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो देखो इक्वेशन 7 से डायरेक्टली अपने को f का वैल्यू मिलता है। ये यहाँ पे आप पुट करो, यहाँ पे आप पुट करो तो आपको d का वैल्यू मिलेगा। यानी 3 प्लस डी तो 3 प्लस डी इज इक्वल टू 4 and d is equal to 4 minus 3 1, then यही f का वैल्यू इक्वेशन 5th में पुट करो, आपको g का वैल्यू मिलेगा। सो फ्रॉम 5th यहाँ पुट करो g प्लस f का वैल्यू कितना है 3 इज इक्वल टू 9। So this implies g is equal to 9 minus 3 get 6। उसके बाद यही f का वैल्यू आप इक्वेशन 4th में पुट करो, यानी फ्रॉम 4th क्या है e प्लस f, क्या है f का वैल्यू 3 इज इक्वल टू 5 एंड दिस इम्प्लाइज e इज इक्वल टू 5 माइनस 3 गेट 2। देन उसके बाद अभी अपने पास d का वैल्यू है, f का वैल्यू है, ये d f g और e, तो ये f d g और e ये सभी वैल्यूज आप 3rd में पुट करो तो आपको c का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, यानी फ्रॉम 3rd क्या है e का वैल्यू 2, f का वैल्यू 3, d का वैल्यू 1, c का वैल्यू डोंट नो इज इक्वल टू 11। 3 2 5 यानी 3 और 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, सो 11 माइनस 6 गेट 5। ठीक है, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, सो 11 माइनस 6 गेट 5। उसके बाद फिर यहाँ पे पुट कर दो तो आई थिंक आपको b मिलेगा फ्रॉम 2nd, यानी b प्लस g 6 है g का वैल्यू, g 6 है प्लस f
3 है और D1 इज इक्वल टू 12। तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 12 माइनस 10 2। फिर यहाँ पे A, G का वैल्यू 6, F का वैल्यू 3 प्लस E का वैल्यू 2 हो गया, इज इक्वल टू 15। सो A इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, सो 15 माइनस 11 गेट 4। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने इन सभी लेटर्स का वैल्यूज निकाले। ए है ना, F D G E C B A। उसके बाद फिर अपन अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली केमिस्ट्री। तो ओनली मैंने कल इसके पहले बताया था कि ओनली और एग्जैक्ट का मीनिंग सेम होता है। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु दे टेकन ओनली या एग्जैक्टली केमिस्ट्री। और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो एग्जैक्टली केमिस्ट्री को लेते हैं, या ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो एग्जैक्टली या ओनली केमिस्ट्री को लेते हैं, एग्जैक्टली या ओनली केमिस्ट्री को लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स याद रखना है, ओनली, एग्जैक्टली, एटलीस्ट, एटमोस्ट वगैरह वगैरह। तो ओनली केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि ओनली केमिस्ट्री इट मीन्स उसमें मैथमेटिक्स नहीं आएगा, उसमें फिजिक्स नहीं आएगा। केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री, सिर्फ केमिस्ट्री आएगा। तो सिर्फ केमिस्ट्री के लिए देखो, तो यहाँ पे ये जो केमिस्ट्री के लिए ये वाला सर्कल है, तो इस सर्कल के अंदर केमिस्ट्री के मतलब इस सर्कल में ये जो सर्कल है नीचे वाला सर्कल जो कि केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। अब इस सर्कल में ऐसे कितने लेटर है जो प्योरली सी में ही आते हैं, यानी ओनली इस डाउनवर्ड सर्कल में ही आते हैं। तो ऐसे कितने लेटर्स है जो प्योरली डाउनवर्ड सर्कल में ही आते हैं या ओनली सर्कल सी में आते हैं, वो एक ही लेटर है और वो है सी। मतलब आपका एन ऑफ सी यानी ओनली केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपका एन ऑफ सी इज इक्वल टू कितना होगा, ये अपन यू लिखो, ओनली लिख देता हूं यहाँ पे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए मैंने यहाँ पे सी लिया है। ठीक है, तो ये जो डाउनवर्ड सर्कल है, इस डाउनवर्ड सर्कल में ऐसे कितने लेटर है जो सिर्फ इस डाउनवर्ड सर्कल में ही आते हैं, वो एक ही लेटर है, वो है सी, और सी का वैल्यू है आपका 5। ठीक है, बाद में ओनली फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए मैंने पी लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिक्स को ये वाला सर्कल डिनोट करता है। तो ऐसे कितने सर्कल है जो इस राइट साइड सर्कल में प्योरली इस राइट साइड सर्कल में ही आते हैं, तो वह है ओनली बी, मतलब एक ही लेटर आता है, वो है बी। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू कितना निकला आपके, बी इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 2 ओनली। देन ओनली मैथ्स। ठीक है, ओनली मैथ्स। तो ओनली मैथ्स का मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड सर्कल है, इस लेफ्ट हैंड साइड सर्कल में ऐसे कितने लेटर है जो प्योरली लेफ्ट हैंड साइड सर्कल में आते हैं, वो है एक ही लेटर और वो है ए। ठीक है, तो आपका ए इज इक्वल टू कितना आता है, तो ए इज इक्वल टू आता है 4। तो एन ऑफ एम इज इक्वल टू लिखेंगे अपन 4। ठीक है, ये हो गया। बाद में है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही लेते हैं बट मैथमेटिक्स को नहीं लेते हैं। तो ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही लेते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखो कॉमन लेटर कितने हैं, मतलब मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री ना, सॉरी फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉमन लेटर कितने हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन लेटर है आपके एफ और डी। तो एफ प्लस डी, इसमें मैथ्स नहीं आना चाहिए क्योंकि बट नॉट मैथ्स बोला है, तो मैथ्स नहीं आना चाहिए। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों में कॉमन लेटर देखना है। यानी ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स को भी लेते हैं और केमिस्ट्री को भी लेते हैं।
एंड ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जिनका फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है, दोनों सब्जेक्ट है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जिनका दोनों सब्जेक्ट है, तो दोनों सब्जेक्ट है तो वो दोनों सब्जेक्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है, एफ और डी। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन एफ प्लस डी, ठीक है। एंड ये जो है इसका आंसर होगा एफ प्लस डी। तो आपका एफ कितना है 3 और डी कितना है 1 इज इक्वल टू 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स एंड एफ प्लस डी, ठीक है। एफ मतलब एफ जो है वो डाउनवर्ड सर्कल में आता है और जो डी है ये राइट साइड सर्कल में भी आता है। एंड एफ और डी जो है ये सी में भी आता है और पी में भी आता है, दोनों लेटर, ठीक है। जी जो है वो ये वाले पी में आता है मगर सी में नहीं आता, ई जो है वो सी में आता है, ठीक है, मगर बी इसमें पी में नहीं आता, इसलिए एफ ओवर डी है। तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करना है। बाद में मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, एंड ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जो जिनका मैथमेटिक्स और फिजिक्स है मगर केमिस्ट्री नहीं है। तो मैथ्स और केमिस्ट्री में देखना, ये मैथ्स को रिप्रेजेंट करता है, केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों सर्कल में ऐसे कितने कॉमन लेटर है, मतलब ऐसे लेटर देखो, ऐसे कॉमन लेटर देखो जो इन दोनों सर्कल में होना चाहिए। तो वह है आपका ई और एफ। तो ई प्लस एफ है ना, ई प्लस एफ। तो ई कितना है आपका, ई है आपका 2 और एफ है आपका 3, यानी 2 + 3 गेट 5। यानी इसमें मैथ्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री इज इक्वल टू ई प्लस एफ यानी 2 + 3 इज इक्वल टू 5। सो इन दिस वे बाकी लिखा यहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। अब इसमें एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, तो एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट मतलब आपके पास 3 सब्जेक्ट है, बराबर है। तो आपके पास 3 सब्जेक्ट है। अब इन 3 सब्जेक्ट में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जो फिजिक्स को लेते हैं या केमिस्ट्री को लेते हैं या मैथ्स को लेते हैं या तीनों सब्जेक्ट को लेते हैं। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट 1 लिखा है, तो एटलीस्ट 1 का मतलब है कि 1 से स्टार्ट करके आपको 3 तक जाना है ना। एटलीस्ट 1 है तो 1 से स्टार्ट करके आपको 3 तक जाना है। यानी एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट का मतलब होता है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जो, अभी ओनली ये वर्ड यूज़ नहीं करेंगे अपन, ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जो फिजिक्स को लेते हैं या मैथ्स को लेते होंगे या केमिस्ट्री को लेते होंगे, पर जिनका सिर्फ मैथमेटिक्स है या केमिस्ट्री है या फिजिक्स है या फिर तीनों है, ठीक है। यानी 1 से स्टार्ट करके अब 3 तक जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इन सब का अपन प्लस कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई प्लस डी, ठीक है, सबका प्लस करेंगे तो इज इक्वल टू मिलेगा एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स के लिए आंसर मिलेगा। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स मतलब ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि अपने पास 3 सब्जेक्ट्स है। अब 3 सब्जेक्ट में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जिसका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स लिए होंगे या जिन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री लिए होंगे या जिन्होंने सिर्फ मैथमेटिक्स लिए होंगे। अब जिन्होंने केमिस्ट्री लिए होंगे उन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स नहीं लिए, जिन्होंने मैथमेटिक्स लिए होंगे उन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं लिए होंगे। सो इन दिस वे यहाँ पे ओनली ये वर्ड मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे एटलीस्ट था तो एटलीस्ट के लिए क्या करेंगे, सभी लेटर का प्लस करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई प्लस डी प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू, सबका सभी का वैल्यूज तो अपन निकाल चुके हैं, ठीक है। देन ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, अब ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स मतलब अगर केमिस्ट्री है तो मैथ्स और फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स है तो मैथ्स और केमिस्ट्री नहीं है। इन दिस वे तो ये अगर निकालना है ओनली के लिए तो ए प्लस बी प्लस सी, इन सब है ना, जी एफ ई डी को छोड़ देंगे, ए प्लस, क्योंकि ए जो है ये ओनली मैथ्स को रिप्रेजेंट करता है, बी जो है ये ओनली फिजिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये ए एम में नहीं आता, ए जो है ये इन 2 सर्कल में नहीं आता है, बी जो है वो इन 2 सर्कल में नहीं आता है और सी जो है वो इन 2 सर्कल में नहीं आता है। एंड ए बी सी, ये जो ए बी सी है एक इंडिपेंडेंट है, दे आर नॉट कॉमन टू ऑल दीज 3 सर्कल्स एंड देयर एग्जिस्टेंस आर इंडिपेंडेंट, their existence are independent, it means they are not belongs to any other circle, yeah they are not common, से they are not common for 2 or more than 2 circles। and ये जो लेटर है ABC
ये जो लेटर है ए बी सी, दे आर नॉट कॉमन फॉर 2 आर मोर देन 2 सर्कल्स. इट मीन्स देयर एग्जिस्टेंस आर इंडिपेंडेंट. सो दैट फॉर दिस स्टेटमेंट या फॉर दिस क्वेश्चन से ओनली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स वी हैव टू ऐड देम एंड ए प्लस बी प्लस सी. ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी के लिए इसका आंसर निकलेगा नन ऑफ द सब्जेक्ट्स. नन ऑफ द सब्जेक्ट्स का मतलब यह है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका फिजिक्स भी नहीं है, केमिस्ट्री भी नहीं है और मैथमेटिक्स भी नहीं है. बराबर है. तो नन ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए अगर अपने को निकालना है तो आपके पास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 25 है. तो आपके पास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 25 है. सो 25 में से अपन क्या माइनस करेंगे, तो 25 में से माइनस करेंगे एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो एटलीस्ट वन ऑफ दी 3 सब्जेक्ट्स मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जिनका एक सब्जेक्ट है या 2 सब्जेक्ट है या 3 सब्जेक्ट है. इसका मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन ऑफ दी 3 सब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जिनका एक सब्जेक्ट है या 2 सब्जेक्ट है या 3 सब्जेक्ट है. ठीक है, तो ये 1, 2, 3 सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट्स है ये टोटल स्टूडेंट में से माइनस करेंगे तो ऐसे स्टूडेंट निकलेंगे जिनका कोई भी सब्जेक्ट नहीं है ना. ये जो 1, 2, 3 सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट्स है ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से अगर माइनस करोगे तो ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जिनका कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, यानी यूं कहो कि नन ऑफ दी सब्जेक्ट. ठीक है, तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चन जो है ये आपको सॉल्व करना है. तो वेन डायग्राम से अगर अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करते हैं तो काफ़ी आसान जाता है. ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि फार्मूले इतने सारे हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है या वक्त पे फार्मूला याद नहीं आता है. अगर वक्त पे फार्मूला अगर याद अगर ना आया हो तो ऐसे सिचुएशन में वेन डायग्राम का यूज़ करके आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. इसमें कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं, पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. लुक हियर, यहाँ पे कहीं पे भी अपन ने फार्मूले का इस्तेमाल नहीं किए क्या नहीं किए, डायरेक्ट वेन डायग्राम का यूज़ करके किए. जनरल लॉजिक है ये, जनरल लॉजिक. See this question, for any 2 sets A and B, prove that P of A intersection B is equal to P of A intersection P of B. ओके, सबसे पहले यहाँ पे अपने को ये सपोज करना है कि एक देखो इसके पहले भी अपन ने इस टाइप का एक क्वेश्चन देखे थे कि 2 सेट्स को अगर इक्वल प्रूव करना है. तो ये 2 सेट्स है और इन 2 सेट्स को अगर अपने को इक्वल प्रूव करना है तो सबसे पहले केस नंबर 1 में या पहले फेज में A इज अ सबसेट ऑफ B प्रूव करना पड़ेगा और दूसरे केस में B इज अ सबसेट ऑफ A प्रूव करना है. यानी A B का सबसेट है और B A का सबसेट है. इस चीज़ को अगर अपन प्रूव कर लेते हैं तो देन वी कैन से A इज इक्वल टू B. राइट, तो यहाँ पे अगर LHS इक्वल टू RHS अगर प्रूव करना है तो यहाँ पे यही चीज़ प्रूव करना है कि LHS RHS का सबसेट है पहले केस में और दूसरे केस में RHS LHS का सबसेट है. ये चीज़ प्रूव करना है. अगर अपन इस चीज़ को प्रूव कर लेते हैं कि LHS RHS का सबसेट है और RHS LHS का सबसेट है, इस चीज़ को अगर अपन प्रूव कर लेते हैं तो फ्रॉम दोज 2 कंडीशंस या फ्रॉम दोज 2 केसेस वी कैन से दैट कि दिस 2 विल बी इक्वल. एंड ये दोनों क्या होना चाहिए, फिर इक्वल होना चाहिए. ठीक है, या इक्वल होंगे. तो सबसे पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले चलते अपन केस नंबर 1. ठीक है, अब केस नंबर 1 में यहाँ पे अपने को एक चीज़ सपोज करना है कि लेट x बिलोंग्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B. अब ये जो x है ये अगर P ऑफ A इंटरसेक्शन B को बिलोंग करता है तो अपन क्या देखो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन. यानी ये जो x है ये A में भी रहेगा और B में भी रहेगा. मतलब x इज अ सबसेट ऑफ A एंड x इज अ सबसेट ऑफ व्हाट B. ठीक है, अगर यहाँ पे लिखते हैं, मैं सबसे पहले यहाँ पे सपोज करना है कि लेट x बिलोंग्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B. एंड ये जो x है ये x अगर P ऑफ A इंटरसेक्शन B को बिलोंग करता है तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स. एंड ये जो x है ये इन दोनों में कंटेंट होगा या रहेगा. ये जो x है वो इन दोनों में रहेगा क्योंकि ये इंटरसेक्शन है. ठीक है, तो इसलिए x इज अ सबसेट ऑफ A एंड x इज अ सबसेट ऑफ B. ठीक है, इट मीन्स वो उसमें कंटेंट है. सेकेंड थिंग,
अगर ये जो x है ये a और b अगर दोनों में कंटेंट है तो इसका मतलब a और b के लिए कॉमन एलिमेंट क्या होगा, x ही होगा। तो x इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो x है ये x अगर दोनों में कंटेंट है तो इन दोनों सेट के लिए कॉमन एलिमेंट x हुआ एंड x इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। देन अपन लिखेंगे x बिलोंग्स टू p ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है। वापस अपन इसी स्टेटमेंट पे आ गए ना। या फिर यहीं से अपन लिख सकते जस्ट, चलो यहाँ पे तो रहेगा ये, इसको छोड़ दो। तो ये जो x है ये x अगर इन दोनों सेट में कंटेंट है तो इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन है उसमें भी आपका ये x रहेगा, राइट। अभी यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि x इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, इट मीन्स यहाँ पे x बिलोंग्स टू p ऑफ a एंड यहाँ पे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू p ऑफ b, ठीक है। एंड x बिलोंग्स टू p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको अपन नंबर 1 देते हैं, इसको अपन नंबर 2 देते हैं। अब नंबर 1 और नंबर 2 में देखो कि x बिलोंग्स टू p ऑफ a इंटरसेक्शन b, इवन दिस x बिलोंग्स टू p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b। एंड ये जो x है ये लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग करता है और यही जो x है ये राइट साइड को भी बिलोंग करता है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट p ऑफ a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b, ठीक है। इसको अपन थर्ड देते हैं। अभी अपन ने यहाँ पे सपोज किए थे कि जो आपका x है ये लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग करता है तो यही x राइट हैंड साइड को भी बिलोंग करता है, ये चीज़ अपन ने प्रूव की है। अब क्या करते हैं, अभी इसका कन्वर्स। अभी जैसा यहाँ पे एक ये जो x है ये लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग करता है, ये सपोज किए थे। अब यही x आपका राइट हैंड साइड को बिलोंग करता है, ये अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज करेंगे। अब ये जो x अगर आपका राइट हैंड साइड को बिलोंग करता है तो ऑब्वियसली x बिलोंग्स टू p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b, इट मीन्स अपन लिखेंगे कि यहाँ पे x इज अ व्हाट, x इज अ सबसेट ऑफ a, है ना, x इज अ सबसेट ऑफ a एंड x इज अ सबसेट ऑफ व्हाट b। एंड ये जो x है ये x अगर राइट हैंड साइड को बिलोंग करता है ना, x बिलोंग्स टू p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b, इट मीन्स अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू p ऑफ a एंड x बिलोंग्स टू p ऑफ b सेपरेटली, ठीक है। इट मीन्स x is a subset of a and x is a subset of b, ठीक है। अगर x बिलोंग्स टू p, देखो ये जो x है ये x अगर बिलोंग्स टू p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b है, बीच में इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स। एंड ये x अगर होल स्टेटमेंट को बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये जो x है ये सेपरेटली दोनों में रहेगा, क्योंकि आप बीच में इंटरसेक्शन है, यूनियन नहीं है। यूनियन होता तो दो में से किसी एक में या दोनों में कंटेंट होता, ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन है इसलिए दोनों में कंटेंट होना ही चाहिए। इसलिए x बिलोंग्स टू p ऑफ a एंड x बिलोंग्स टू p ऑफ b, इट मीन्स x इज अ सबसेट ऑफ a एंड x इज सबसेट ऑफ b, ठीक है। अगर x अगर दोनों का सबसेट है तो ये इसके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा एंड x इज अ सबसेट ऑफ p ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है। अब देखो ये x लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग करता है और यही x राइट हैंड साइड को बिलोंग करता है, तो अपन ये कहेंगे कि p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b इज अ सबसेट ऑफ p ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसको नंबर देते हैं अपन 4th। अब देखो मैंने बताया कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है, तो LHS RHS का सबसेट है और RHS LHS का सबसेट है, ये चीज प्रूव करना है। सो फ्रॉम थर्ड
and fourth we get what कि P of A intersection B is equal to P of A intersection P of B. Now see this question, let A and B be two sets. If A intersection X equal to B intersection X equal to phi and A union X equal to B union X for some set X, prove that A is equal to B. तो यहाँ पे भी आपको A is equal to B जो है ये प्रूव करना है. सो उसके लिए यहाँ पे दो चीज़ गिवन है, ये पहला और ये दूसरा, ये दो चीज़ गिवन है. सबसे पहले अपन इसका यूज़ करके चलते हैं. A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X. अब सबसे पहले केस नंबर 1 में सबसे पहले केस नंबर 1 में मैं दोनों तरफ जो है A इंटरसेक्शन अटैच करता हूं, दोनों तरफ. ठीक है, तो ये जो आपका सेकेंड गिवन है, इस सेकेंड गिवन में दोनों तरफ A इंटरसेक्शन अटैच करते हैं. फिर क्या करते हैं यहाँ पे अपन, देखो मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया था. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जनरली कभी यूज़ करते हैं जब तीन स्टेटमेंट और दो डिफरेंट सिंबल. तो यहाँ पे देखो तीन डिफरेंट स्टेटमेंट और दो डिफरेंट सिंबल हो, मेनली दो डिफरेंट सिंबल. ठीक है, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते हैं. तो बाहर इंटरसेक्शन है तो अंदर यूनियन है. सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एज वेल एज राइट साइड में यानी दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अपन यूज़ करेंगे. वो कैसे देखो, तो पहले ए इंटरसेक्शन एक ब्रैकेट में ए को अटैच करना, ब्रैकेट के बाद ये यूनियन लिखना, और दूसरे ब्रैकेट में यही ए इंटरसेक्शन एक्स को अटैच करना. यहाँ पे भी सेम थिंग, पहले ए इंटरसेक्शन एक ब्रैकेट में बी को अटैच करना, ब्रैकेट के बाद यूनियन लिखना, दूसरे ब्रैकेट में यही ए इंटरसेक्शन एक्स को अटैच करना. अब देखो ए इंटरसेक्शन एक्स या बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 होता है. और सेकेंड थिंग ए इंटरसेक्शन ए, तो अपन ने इंटरसेक्शन की और यूनियन की प्रॉपर्टीज देखे हैं. अगर अपन किसी गिवन सेट का इंटरसेक्शन उसी के साथ लिखते हैं तो वही आता है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब राइट ओनली कॉमन एलिमेंट्स है ना. तो किसी भी गिवन सेट का इंटरसेक्शन अगर उसी सेट के साथ लिखते हैं तो क्या आता है, वही गिवन सेट आता है. एंड ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए होगा, और ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू क्या होता है, 5 इज इक्वल टू ए. यहाँ पे दो डिफरेंट सेट है और यूनियन, और ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू अगेन क्या होता है, 5. देन अपन यूनियन की प्रॉपर्टीज देखे. अगर अपन ए का यूनियन 5 के साथ लिखते, 5 क्या है, तुम्हारा एक एम्प्टी सेट है. तो किसी भी गिवन सेट का यूनियन अगर एम्प्टी सेट के साथ लिखते हैं तो इक्वल टू वो गिवन सेट आता है. तो इसका आंसर क्या आएगा, ए, और यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी. अगर ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब इन दो सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो इक्वल टू ए आता है. अगर इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन इक्वल टू ए आता है तो इसका मतलब ए जो है ये बी का सबसेट कहलाएगा. ठीक है, तो ए जो है एंड इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन अगर इक्वल टू ए आता है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी. एंड जो एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट कहाँ है, ए में है. इसलिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी. इसको पर नंबर 1 देते हैं. ठीक है, अभी अपन ने यहीं से स्टार्ट किए थे. अब ये आपका केस नंबर 1 हो गया. ठीक है, अब देखते हैं अपन केस नंबर 2. अब केस नंबर 2 में ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स. अब केस नंबर 1 में अपन ने दोनों तरफ ए इंटरसेक्शन अटैच किए. अब केस नंबर 2 में अपन दोनों तरफ बी इंटरसेक्शन अटैच करते हैं. ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है. देन बी, अभी यहाँ पे भी बाहर इंटरसेक्शन अंदर यूनियन, बाहर इंटरसेक्शन अंदर यूनियन. तो जहाँ पे इस तरह से दो डिफरेंट सिंबल हो वहाँ पे ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना. तो यहाँ पे दोनों तरफ आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है. यानी बी इंटरसेक्शन एक ब्रैकेट में ए को अटैच करेंगे, ब्रैकेट के बाद ये यूनियन लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में यही बी इंटरसेक्शन एक्स को अटैच करेंगे इक्वल टू हियर. यहाँ पे भी बी इंटरसेक्शन एक ब्रैकेट में बी को अटैच करेंगे, ब्रैकेट के बाद यूनियन लिखेंगे,
और दूसरे ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन एक्स को अटैच करेंगे। अब यहाँ पे दो डिफरेंट सेट है इसलिए ये एज इट इज रहेगा। अब बी इंटरसेक्शन एक्स क्या होता है फाई, बी इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे देखिए अपन ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, तो बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, और बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू फाई। ठीक है, अब देखो बी इंटरसेक्शन ए एक सेट है। अब किसी भी गिवन सेट का अगर फाई के साथ यूनियन लिखते हैं, यूनियन का मतलब होता है राइट द एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स टुगेदर इन वन सिंगल सेट। तो फाई तो आपका एक एम्प्टी सेट है, देयर इज नो एलिमेंट, तो किसी भी गिवन सेट का फाई के साथ यूनियन लिखते हैं तो ऑलवेज वो गिवन सेट आता है, और यहाँ पे बी यूनियन फाई इज इक्वल टू बी आएगा, यानी बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी होता है, यानी अपन यहाँ पे लिखेंगे कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये नंबर 1, ये नंबर 2। अब देखो नंबर 1 में ए जो है ये बी का सबसेट है, और नंबर 2 में बी जो है वो ए का सबसेट है, यानी वो एक दूसरे के सबसेट है, यानी ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट। तो ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट ये तभी पॉसिबल है जब वो दोनों इक्वल सेट्स हो, यानी इफ टू सेट्स आर इक्वल, इफ एंड ओनली इफ ए इज अ, इफ एंड ओनली इफ टू सेट्स, यस इन जनरल if two sets are equal, if and only if one set is a subset of another set whereas another set is a subset of first set, या one set is a subset of first second set and second set is a subset of first set if and only if a is equal to b, and converse is also true। ठीक है, तो a अगर b का सबसेट है और b अगर a का सबसेट है तो इसका मतलब ये हुआ, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दी व्हाट a इज इक्वल टू b, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है।